गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास ऑफ साइंस। और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 3 हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिया था और चैप्टर नंबर 4 है हमारा परमाणु की संरचना। चैप्टर नंबर 4 परमाणु की संरचना। कल की क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे चैप्टर नंबर 3 के, जो लास्ट टॉपिक हमारा था मोल संकल्पना का। तो उसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया था। तो आज हम नया चैप्टर लेने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर है आपका 4 परमाणु की संरचना। देखिए, इस चैप्टर का मैसेज मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे किस तरह से अलग अलग साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने अपने मॉडल देते हुए एक एटम की स्ट्रक्चर को बताया। यानी एटम की हम स्टडी कर चुके हैं। हम ये भी कह चुके हैं कि एटम को विभाजित किया जा सकता है। पहले ये माना जाता था कि एटम अविभाजित कण है, लेकिन आज हम ये पूरी तरह से समझ चुके हैं कि एटम को, परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। अब उस एटम में जो मूलभूत कण हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि परमाणु के जो मूलभूत कण हैं या परमाणु के जो फंडामेंटल कण जिनको अपन कहते हैं, वो मूलभूत जो कण हैं वो मूलभूत कण आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वो PEN से दर्शाते हैं, यानी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो जो वैज्ञानिकों ने अपने मॉडल प्रस्तुत किए हैं, उन मॉडल्स को अगर अपन देखें तो ये मैसेज देते हैं कि किस तरह से परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स की व्यवस्था होगी, तो किस तरह से वहां नाभिक की स्थिति हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि एक परमाणु को अगर अपन देखें तो दो ही मुख्य भाग हैं। एक परमाणु का मुख्य भाग होता है केंद्रीय भाग, जिसको कि नाभिक कहा जाता है, और एक होता है बाह्य भाग। एक है नाभिक और दूसरा होता है बाह्य भाग, जिसको कि अपन कोश कहते हैं या जिसको अपन सेल भी कहते हैं। ये दो प्रमुख किसी परमाणु के मुख्य भाग माने जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम परमाणु की व्यवस्था को देखते हुए ये पता लगाएंगे कि किस तरह से नाभिक की व्यवस्था है और किस तरह से वहां मूलभूत कणों को परमाणु में अलग अलग प्रकार से, अलग अलग मॉडलों में, अलग अलग वैज्ञानिकों ने व्यवस्थित किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो देखिए, सबसे पहला जो मॉडल इस चैप्टर में आता है वो मॉडल है थॉमसन मॉडल, जो अपन कह सकते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। देखिएगा ध्यान से, थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने मॉडल को एक नाम और भी दिया। इस मॉडल को एक नाम और भी दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। थॉमसन मॉडल को एक नाम और भी दिया जाता है और इसको हम कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। अब हम इस मॉडल को चित्रित रूप में यहां देखने वाले हैं। तो देखिएगा, थॉमसन का कहना था कि एक जो परमाणु है पूरी तरह से धनावेशित होता है। एक आपको एक सर्कुलर, एक वृत्ताकार स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। तो ये जो वृत्ताकार स्ट्रक्चर है, इस वृत्ताकार स्ट्रक्चर को थॉमसन ने धनावेशित माना और इस धनावेशित भाग में उन्होंने ऋणावेशित संरचनाओं को ठीक उसी तरह से व्यवस्थित किया जिस प्रकार से तरबूज में बीज रहते हैं, या जो प्लम नामक जो स्वीट है उसमें पुडिंग ठीक उसी तरह से अरेंज रहते हैं। जैसे कि हम जो लड्डू बनाते हैं, उस लड्डू के अंदर हम जो ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, उनकी व्यवस्था होती है। और आप जानते हैं कि तरबूज के अंदर जो बीज है, उसी तरह की व्यवस्था यहाँ पर भी उपस्थित है। तो क्या माना गया? धनावेशित है बाह्य भाग, या हम यूं कह सकते हैं धनावेशित परमाणु में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन ठीक उसी तरह से व्यवस्थित हैं जिस प्रकार से तरबूज में बीज व्यवस्थित रहते हैं। यानी सीधे तौर पर अगर अपन देखें तो थॉमसन का मॉडल केवल दो ही बातों की जानकारी दे पाते हैं कि धनावेश कहां पर है और ऋणावेश कहां पर है, लेकिन ये पूरी तरह से ये सिद्धांत, ये मॉडल क्लियर नहीं कर पाता है कि वास्तव में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति कहां पर होगी और धनावेशित भाग कौन सा है और कहां पर होगा। यानी
ये जो मॉडल है वे यह परमाणु की वास्तविक संरचना को बता पाने में असफल रहा, इसलिए इस मॉडल को स्वीकार भी नहीं किया। लेकिन एक बात जरूर इस मॉडल की मानी जाती है, इस मॉडल के अकॉर्डिंग एक तथ्य निकल के सामने आता है। वो तथ्य क्या है कि एक परमाणु जब तक अनावेशित है, ध्यान से सुनिएगा, एक परमाणु जब तक अनावेशित है, यानी परमाणु पर जब तक आवेश नहीं आया है तब तक उसमें धनावेश और ऋणावेश की कुल जो मात्रा है वो बराबर बनी रहती है। और ये बात हम आज भी मान के चलते हैं। सिंपल एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि मान लीजिए हमारे पास फास्फोरस का परमाणु है, फास्फोरस जिसका परमाणु क्रमांक है 15, तो फास्फोरस के परमाणु को अगर अपन देखें तो इसमें P और E पूरी तरह से बराबर होगा, यानी प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी, यानी जितना धनावेश होगा उतना ही ऋणावेश होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि परमाणु उदासीन स्थिति में होगा, यानी एक परमाणु जब तक उदासीन है तब तक वो अनावेशित है, यानी उस पे न तो धनात्मक आवेश आएगा और न ऋणात्मक आवेश आएगा। क्यों? उसने न तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है और न इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है। तो ये एक जो तथ्य है वो सही यहां से निकल के आता है थॉमसन के मॉडल से कि परमाणु जब तक इलेक्ट्रॉनों का त्याग या ग्रहण नहीं करेगा वो उदासीन या अनावेशित बना रहेगा। अदरवाइज बाकी इनके जो बिंदु है जो कह रहे हैं कि धनावेशित भाग या पूरा परमाणु और ऋणावेशित कण उसके अंदर उसी तरह से बिखरे रहते हैं जैसे तरबूज में बीज, इसको स्वीकार नहीं किया गया। आप देखें ये थॉमसन का मॉडल, इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी नाम दिया जा रहा है। ओके, बात करते हैं दूसरे मॉडल की। देखिए हर एक मॉडल की अपनी एक विशेषता है। दूसरा जो मॉडल है वो आता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड जो थे, रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में अल्फा पार्टिकल्स को काम में लिया, अल्फा कणों को काम में लिया और अल्फा कणों के साथ साथ यहां गोल्ड फॉइल को यानी सोने की पन्नी को काम में लिया। अल्फा कण और सोने की पन्नी को काम में लिया। क्या किया गया? सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार करवाई गई। सोने की पन्नी जो कि सोने का परमाणु, इस पर अल्फा कणों की बौछार करवाई गई। तो क्या देखा गया? अधिकांश जो अल्फा कण है वो सीधे ही निकल गए। और यहां पे एक पर्दा लगाया गया, इस पर्दे को बनाया गया था ZnS, ये पर्दा है ZnS, जिंक सल्फाइड का पर्दा बनाया गया। इस पर्दे पर चमक देखी गई। मैं देखिए गोल्ड फॉइल है, उस पर जब अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी की जाती है तो पर्दे पर चमक नजर आती है। अधिकांश एरिया जहां से अल्फा कण सीधे निकल गए हैं वहां चमक नजर आती है। लेकिन एक अद्भुत घटना भी देखी गई। ऐसा ये माना गया, इस मॉडल में ये कहा गया है कि 12,000 कणों में से कुछ बुक्स में आपको 20,000 भी देखने को मिलेगा, लेकिन हम NCERT वाली बुक की बात करें, हमारी टेक्स्ट बुक की हम बात करें जहां 12,000 का नंबर दे रखा है, तो 12,000 अल्फा कणों को यहाँ प्रवेश करवाया गया। उन 12,000 कणों में से एक अद्भुत घटना क्या हुई कि एक अल्फा कण अपने मार्ग पर वापस लौट आया। एक अल्फा कण अपने मार्ग पर वापस लौट आया। ये ठीक उसी तरह से है कि जैसे एक बड़ा जो गोला है, एक लोहे का बड़ा गोला एक पतले कागज से टकराकर वापस लौट आए, जो कि अविश्वसनीय घटना है। तो ठीक उसी तरह से भी अविश्वसनीय घटना रही, लेकिन इस अविश्वसनीय घटना ने एक अद्भुत खोज को प्रेरित किया और वो खोज हम अभी देखेंगे क्या रही। वो खोज रही है नाभिक की। तो पहले हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन, यहाँ क्या देखा गया। देखिएगा जहां जहां से अल्फा कण निकले हैं पर्दे पर चमक दिखाई दी, लेकिन जहां अल्फा कण नहीं आए हैं वहां एरिया डार्क नजर आया। यानी यहाँ पे ये डार्क एरिया नजर आ रहा है, आप शायद नहीं देख पा रहे होंगे। यानी जिस एरिया में अल्फा कण नहीं निकले वहां मैंने कोई डॉट नहीं बनाई है, और जहां जहां से अल्फा कण निकले वहां डॉट बनाई हुई है, यानी वहां डॉट है। अब देखिएगा
डॉट बना रखे हैं, इसका मतलब यहां से अल्फा कण आए हैं। जहां डॉट नहीं बनाई है इसका मतलब यहां डार्क एरिया रहा। जिस पर्दा आपका ZnS जिंक सल्फाइड का पर्दा है, ये चमक देखने के लिए बनाया गया है कि कहां कहां पर चमक आ पाती है। तो देखिए प्रेक्षण की बात करते हैं। प्रेक्षण क्या देखा गया, देखिए क्या रहा प्रेक्षण। सबसे पहली बात करें, अधिकांश अल्फा कण सीधे ही निकल गए। इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त भी अपन कह सकते हैं, खाली भी कह सकते हैं, यानी वहां स्पेस पूरी तरह से वेकेंट है, खाली है, तभी तो अल्फा कण सीधे निकल गए बिना किसी विरोध के, बिना किसी अपोज के। सेकंड क्या कहा गया, एक अल्फा कण अपने मार्ग पर वापस लौट आया। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी अल्फा कणों की। देखिएगा अल्फा कण को कहा जाता है हीलियम नाभिक। वास्तव में हीलियम के जो नाभिक है उस हीलियम के नाभिक को ही कहा जाता है अल्फा कण। और अल्फा कण होते हैं आपके धनावेशित, यानी अल्फा कणों पर धनावेश पाया जाता है। तो ऐसा माना गया कि जो अल्फा कण वापस लौट आया था वो उस संरचना के सामने गया जिस संरचना पर वही आवेश था जो अल्फा कण पर था। अब हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, हम मान रहे हैं कि अल्फा कण धनावेशित है। इसका मतलब यहाँ कोई जो संरचना उपस्थित है उस संरचना पर भी धनात्मक आवेश है। और एक पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि यहाँ जो संरचना है उसको क्या नाम दिया गया, उसको नाभिक कहा गया। और हम ये कहते हैं कि नाभिक की खोज का श्रेय रदरफोर्ड को दिया जाता है। तो इसे अनुमान क्या निकाला गया कि जो धनावेशित भाग है, धनावेशित भाग कम जगह में स्थित है, धनावेशित भाग कम जगह में स्थित है। ये प्रेक्षण देखा। अब इस प्रेक्षण का परिणाम क्या निकाला गया, परिणाम ये निकाला गया परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, इसलिए अल्फा कण सीधे निकल गए। परमाणु का केंद्रीय भाग ठोस है, उस पर धनावेश है जिसे नाभिक कहा गया। नाभिक से टकराने की वजह से एक अल्फा कण अपने मार्ग पर वापस लौट आया। तो ये प्रेक्षण और परिणाम यानी इस मॉडल के द्वारा हमें नाभिक की खोज की जानकारी मिलती है। और हम कहते हैं कि जो नाभिक है वो रदरफोर्ड के द्वारा देखा गया, खोजा गया। लेकिन ये तो इसका रहा एक हम कहें अपेक्षित परिणाम, लेकिन जो वास्तविक संरचना बताई जानी थी वो इस मॉडल के द्वारा भी नहीं बताई जा सकी। अब इस मॉडल की कुछ कमियां भी हैं, उन कमियों को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। एक सबसे बड़ी कमी क्या रही, रदरफोर्ड ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के सराउंडिंग में लगातार चक्कर लगाता रहता है तो चक्कर लगाते लगाते उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। और वो एनर्जी कम होने की, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा, धीरे धीरे इसकी एनर्जी कम होती चली जाती है और फाइनली जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के अंदर चला जाएगा। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग हम ये मानेंगे, रदरफोर्ड कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाता रहेगा तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है। एनर्जी जब कम होगी तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर चला जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट था रदरफोर्ड के मॉडल का, इसको मॉडल का सबसे बड़ा दोष माना गया, कमी इसको मानेगी। इस कमी को सुधारा। अगला जो मॉडल हम देखेंगे नील्स बोहर का, उसमें इस कमी को, इस गुण को परिवर्तित किया गया। और जो अगला मॉडल हम पढ़ेंगे उसको सबसे सर्वमान्य और सबसे सफल मॉडल माना जाता है परमाणु का, जो कि हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।